वेलकम बैक टू माय चैनल आरंभ शिक्षा संस्थान। दोस्तों, हम कक्षा 10वीं की विज्ञान की पुस्तक पढ़ रहे थे और उसमें अपना पहला चैप्टर जो है वो हमारा प्रोग्रेस पे था। उसमें अपन ने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण को लिखना पढ़ लिया था। रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में तो अपन प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें अपन डिस्कस कर चुके थे। आज अपन दोस्तों पढ़ने वाले हैं वो है रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। ठीक है, तो मेरे साथ में आप हेडिंग लगा लीजिए, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। ठीक है, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। अब क्या क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए, इसका मतलब रासायनिक समीकरण की विशेषताओं का मतलब क्या है कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, रासायनिक समीकरण से मिलती है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब रासायनिक समीकरण जब अपन लिखते हैं ना और रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके संबंध में जो भी जानकारियाँ अपन को रासायनिक समीकरण के द्वारा मिलती है वो बताती है कौन, समीकरण। एक समीकरण ही बताती है कि रासायनिक अभिक्रिया किस तरीके से होती है, कौन से पदार्थ उसमें भाग ले रहे हैं, क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है, वो सब यहाँ पर एक समीकरण ही बताती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि किसी अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण, क्या लिखेंगे अपन, किसी अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण से निम्न जानकारी मिलती है। ठीक है, अब वो क्या क्या जानकारी मिलती है उसको अपन नोट डाउन करते जाते हैं। सबसे पहला है कि देखिए दोस्तों, जब भी अपन रासायनिक अभिक्रिया की, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसकी जब अपन समीकरण लिखते हैं ना, तो सबसे पहला अपन को क्या मिलता है, क्रियाकारक और उसके उत्पाद के विषय में तो जानकारी मिलती ही है। तो सबसे पहला ही बिंदु अपन क्या लिखेंगे कि अभिक्रिया के क्रियाकारकों एवं क्रियाफलों यानी कि उत्पाद, क्रियाफलों के बारे में पता चलता है। देखा था अपन ने कि कौन से क्रियाकारक जो है वो भाग ले रहे हैं और क्या बना रहे हैं, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट वो बना रहे हैं। तो इसकी जानकारी अपन को कहाँ से मिलती है, रासायनिक समीकरण से। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया में कितने तो क्रियाकारक भाग लेंगे, कितने जो है उत्पाद के अणु या परमाणु बनेंगे, उसके बारे में भी अपन को कौन बताती है भैया, रासायनिक समीकरण बताती है। तो उसको भी अपन लिख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित होने पर क्रिया के
या अभिक्रिया के अभिकारक अभिकारक तथा उत्पाद के अणुओं की संख्या की जानकारी प्राप्त होती है ना दोस्तों, कि भाई इस अभिक्रिया में क्रियाकारक ये है और इस क्रियाकारक के इतने अणुभाग ले रहे हैं और जो उत्पाद बन रहा है उसके इतने अणु अपन को मिल रहे हैं। तो ये कौन बताएगा? ये बताएगा हमारी रासायनिक समीकरण। इसके अलावा और क्या पता चलता है भैया रासायनिक समीकरण से? इसके अलावा हमें ये पता चलता है कि क्रियाकारक और उत्पाद किस अवस्था में हैं। अवस्था का यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया। समतुल्य मात्राएं जो है वो बताती है। क्या बताती है? समतुल्य मात्रा बताती है कि समान तरफ जो है वो बैलेंस होना चाहिए, यानी कि जितने अभिकारक हैं उतनी ही संख्या में क्या बनेंगे? आपके उत्पाद बनेंगे। तो क्या लिख सकते हैं अपन कि समीकरण पदार्थों की समतुल्य मात्राएं दर्शाता है। यानी कि एक जो समीकरण होती है ना, वो पदार्थ की समतुल्य मात्रा को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि जितने क्रियाकारक होंगे उतने ही क्या बनेंगे? उत्पाद या प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, ये तो थी रासायनिक समीकरण की क्या विशेषताएं। अब भैया रासायनिक समीकरण की कोई ना कोई लिमिटेशन भी तो होती होगी कि सारा का सारा ही हमें रासायनिक समीकरण ही बता देगी। रासायनिक समीकरण की कोई ना कोई कमियां भी होगी, कोई उसकी बाउंडेशन होगी, कोई उसकी सीमाएं होगी। तो उन अपन सीमाओं का भी अगला जो टॉपिक है उसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे साथ आप अगला टॉपिक लगा लीजिए, रासायनिक समीकरण की सीमाएं या उसकी कमियां। क्या लगा देंगे अपन? रासायनिक समीकरण की सीमाएं या फिर कमियां। क्या क्या रासायनिक समीकरण की कमियां होती है? भाई एक अभिक्रिया हो रही है ना, तो उसको अपन पूरी की पूरी एक रासायनिक समीकरण में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी है कि रासायनिक अभिक्रिया अपन ने आंखों देखी करवाई और उसको हूबहू अपन उस रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित कर दें, तो ऐसा भी संभव नहीं है। तो उसकी कमियां देखते हैं, फिर उन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं उसके उपाय भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या कमियां होती है? पहली जो रासायनिक समीकरण की कमी है वो ये है कि रासायनिक समीकरण जब अपन लिखते हैं ना, तो उससे अपन को ये पता नहीं चलता कि क्रियाकारक और जो उत्पाद है उसकी भौतिक अवस्था कैसी है। मतलब वो क्रियाकारक ठोस अवस्था में है या वो क्रियाकारक द्रव अवस्था में है या वो क्रियाकारक जो है वो गैसीय अवस्था में, या जो उत्पाद हमें मिल रहा है ना वो गैस है, वो ठोस है या द्रव है। इसके बारे में अपन को रासायनिक समीकरण जानकारी नहीं देती है। तो एक इसकी सीमा क्या होगी कि अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था के बारे में समीकरण से कोई जानकारी नहीं
कोई जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, जैसा कि अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं, ये गैस बना रहे हैं। अब अपन को तो पता है पहले से भाई कार्बन ठोस है और ये गैस है और जो बन रही है वो भी गैस है, लेकिन अभी इस समीकरण से अपन को ये थोड़ी पता चल रहा है कि कार्बन जो है वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है, ऑक्सीजन जो है वो किस अवस्था में है, ये किस अवस्था में, अभी तो अपन को कोई पता नहीं चल रहा ना। जब हम इस कमियों को दूर करने के उपाय पढ़ेंगे ना, तब अपन को इसकी एक्चुअल पोजीशन पता चलेगी कि ये इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो पहली कमी क्या निकली इसकी कि भैया ये जो है, ये जो रासायनिक समीकरण है, ये हमें उत्पाद और क्रियाकारक की भौतिक अवस्था के बारे में कोई भी इंडिकेशन नहीं देती, कोई जानकारी नहीं देती है। ठीक, तो अगला अपन दूसरा जो है, दूसरी कमी इसकी देखते हैं कि इसकी जो सांद्रताएं होती है ना, क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता क्या है, उसके विषय में भी यह समीकरण जो है वो कोई जानकारी नहीं देती है। तो अगला बिंदु अपन क्या लिखेंगे कि क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। तो क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता के बारे में अपन को रासायनिक जो समीकरण है उससे कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक, अब अगला पॉइंट क्या लिखेंगे अपन कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया की जब अपन समीकरण लिखते हैं ना, तो उस समीकरण से अपन को ये भी पता नहीं चलता कि रासायनिक जो अभिक्रिया है वो उत्क्रमणीय है अथवा अनुत्क्रमणीय है। इसका मतलब यह है कि वो एक ही दिशा में जारी है, मतलब जो क्रियाकारक है उनसे उत्पाद बनेगा या उत्पाद वापस से क्रियाकारक में बदल जाएगा, तो इसकी भी अपन को कोई जानकारी इस समीकरण से नहीं मिलती है। तो तीसरा बिंदु क्या लिख सकते हैं अपन, तीसरा पॉइंट यहाँ पर अपन लिखेंगे, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे अपन कि अभिक्रिया के उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय होने का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि अभी अपन ने देखा था वहाँ पर वो कोयले वाला उदाहरण, तो उससे अपन को ये पता नहीं चल रहा कि कोयला और ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं, तो ये अभिक्रिया दिखने में तो कैसी है, अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय का मतलब है कि इनसे जो है वो CO2 गैस बन चुकी है, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि CO2 वापस से कार्बन और ऑक्सीजन में बदल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, या अगर हो सकता है तो भी अपन को इसके विषय में कोई जानकारी इस समीकरण से तो नहीं मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, मतलब अभिक्रिया जब हो रही है तो वो ऊष्मा को ग्रहण कर रही है या वो ऊष्मा निकाल रही है। जब अभिक्रिया हो रही है तो या तो वो ऊष्मा को ग्रहण करेगी या फिर ऊष्मा को बाहर निकालेगी। तो ऊष्माशोषी का मतलब होता है ऊष्मा का अवशोषण करना, और ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा को बाहर निकालना। तो इनका भी पता जो है अपन को रासायनिक समीकरण से नहीं चलता है। तो क्या लिखेंगे अपन कि अभिक्रिया के ऊष्माक्षेपी
अथवा ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्माक्षेपी होने का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। भाई अपन को थोड़ी पता चला कि भाई ये अभिक्रिया हुई है तो यहाँ से ऊष्मा निकली है या ऊष्मा ग्रहण की गई है, तो रासायनिक समीकरण से ऐसे तो अपन को डायरेक्टली तो पता नहीं चल रहा। तो ये इसकी क्या हो गई, लिमिटेशन होगी, इसकी जो है एक प्रकार की ये सीमा होगी। अगला बिंदु क्या लिखेंगे अपन कि अभिक्रिया जो है वो किस तापमान पर हो रही है, कितना उसमें प्रेशर लग रहा है, कौन से टेम्परेचर पर हो रही है, कितना दाब है, कितना ताप है, तो इसके बारे में भी जो है अपन को रासायनिक समीकरण से जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, तो अगला बिंदु क्या लिखेंगे अपन, अगला बिंदु लिखेंगे कि अभिक्रिया किस ताप और दाब पर होगी, अभिक्रिया किस ताप और दाब पर होगी, इस बात की जानकारी भी नहीं मिलती, इस बात की जानकारी भी नहीं मिलती। ठीक है, यानी कि रासायनिक समीकरण से अपन को यह भी पता नहीं चलता कि अभिक्रिया जो है वो कितने टेम्परेचर पर हो रही है और कितने प्रेशर पर जो है वो अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो इसके विषय में भी अपन को जानकारी मिलती है। और अभिक्रिया की, यानी कि अब जो छठा पॉइंट आएगा ना वो ये है कि अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी भी नहीं मिलती। किसकी जानकारी नहीं मिलती, अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं मिलती है, अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं मिलती, अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी जो है वो नहीं मिलती है। यानी कि पूरी अभिक्रिया की जानकारी जो है अपन को नहीं मिलती है भैया, कि कितने टेम्परेचर पर हुई है, कौन सी जो है वो क्रिया कारक या उत्पाद की जो है वो अवस्था है, इसके अलावा उसकी सांद्रता कितनी है, अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, तो इन सब के बारे में जो है अपन को रासायनिक समीकरण से कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन अपन इसकी कमियों को दूर कर सकते हैं। भाई कमियां हैं तो अगर किसी की कोई कमी होगी ना तो उन कमियों को अपन दूर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर मान लीजिए 2 की टेबल नहीं आ रही है तो उस 2 की टेबल की आपकी कमी को दूर किया जा सकता है। भाई धीरे धीरे आप उस 2 के पहाड़े को याद करेंगे ना तो वो याद होती जाएगी। तो इसी तरीके से जो रासायनिक समीकरण होते हैं ना उसकी भी कमी को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो अगला हम पढ़ेंगे उसको दूर करना। अब क्या लिखेंगे अपन कि इन कमियों को इस प्रकार से दूर किया जाता है। यानी कि अभी अपन ने जो कमियां पड़ी है उन कमियों को दूर किया जा सकता है। कैसे? नंबर 1 पॉइंट। कैसे नंबर 1 पॉइंट? देखिए नंबर 1 पॉइंट पर अपन लिखेंगे भौतिक अवस्था प्रकट करने के लिए। भाई एक जैसे अपन ने ये लिखा, सबसे पहले अपन ने कमी क्या लिखी थी, अपन ने कमी लिखी थी कि रासायनिक जो समीकरण है उससे अपन को क्रियाकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी नहीं मिलती। लेकिन अगर मान लीजिए अपन को पता है कि कोयला ठोस अवस्था में होता है, ये कोयला, ये ऑक्सीजन और ये गैस है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अपन छोटा सा ऐसे एस बना दें, भाई एस का मतलब है कि ये ठोस है, इसको अपन लिख दें कि ये गैस है और ये गैस है। अगर इस तरीके से अपन यहाँ पर ड्रॉ कर दें
तो इस समीकरण से अब ये बताया जा सकता है कि कार्बन का मतलब ये ठोस अवस्था में, ये गैस अवस्था में और ये भी गैस अवस्था में। ठीक है, तो इसको अपन पॉइंट के रूप में लिख लेते हैं। क्या पॉइंट बनेगा इसका, देखिए क्या पॉइंट बनेगा कि भौतिक अवस्था प्रकट सॉरी ही आएगा यार, प्रकट करने के लिए कोष्टक में ठोस के लिए क्या लिखेंगे अपन, एस। ठोस के लिए क्या लिखेंगे अपन, एस का मतलब सॉलिड, और द्रव के लिए क्या लिखेंगे, द्रव के लिए लिक्विड, तथा गैस के लिए ऐसे G फॉर गैस लिखते हैं जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इस कैल्शियम कार्बोनेट का क्या किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है, तो क्या बन जाता है ये CaO, यानी कि कैल्शियम का ऑक्साइड, जो कि ठोस अवस्था में होता है। और ये कैल्शियम जो कार्बोनेट है ये भी ठोस अवस्था में, तो कैल्शियम का ऑक्साइड और क्या निकल जाती है CO2, जो कि गैस होती है। इस तरीके से अपन कोष्टक में दर्शा सकते हैं इसको। ठीक है, तो पहली कमी को तो अपन ने दूर कर दिया। अब दूसरी कमी हमने पढ़ा था कि अभिक्रिया के उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय होने की जानकारी भी नहीं मिलती है। भाई अभिक्रिया एक ही दिशा में जाएगी या वापस उल्टी दिशा में भी आ सकती है। उल्टी दिशा का मतलब उत्पाद से क्या क्रिया कारक भी बन सकते हैं क्या, उसके लिए अपन क्या करेंगे, तो देखिए उत्क्रमणीयता के लिए, भाई अनुत्क्रमणीय है ना, अनुत्क्रमणीय को तो अपन ऐसे एक लाइन के द्वारा दर्शा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इससे वापस से इसके बनने के अगर चांस है, तो फिर अपन ये वाला तीर यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ। अब उत्क्रमणीयता के लिए ये वाला तीर का निशान लगा देते हैं अपन। भाई इससे तो ये बनेगा, और एक निशान इस तरीके से, यानी कि आधे आधे तीर के निशान लगा देते हैं। इसको अपन बोलते हैं कि भाई अभिक्रिया कैसी है, उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय का मतलब हो गया कि क्रियाकारक से उत्पाद बन जाएगा और उत्पाद से वापस क्रियाकारक बन जाएगा। ठीक है ना, प्रयुक्त करते हैं, यानी ये वाला चिन्ह लगाते हैं। जैसे मान लीजिए A और B नाम के कोई दो क्रियाकारक हैं, इनसे बन गया क्या, C+D बन गया। और अगर C+D से वापस से A+B बनने के अगर चांस हैं, तो अपन इस अभिक्रिया को इस तरीके से लिख देंगे। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। उत्क्रमणीय का मतलब है कि क्रियाकारक जो है वो उत्पाद बना देंगे और उत्पाद वापस से क्रिया करके क्या बना देंगे, क्रियाकारक बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके लिए होगी, उत्क्रमणीयता के लिए। अब देखिए आगे हमने वहाँ पर ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी के एक विषय में भी बात करी थी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए
उष्माशोषी। उष्माशोषी का मतलब भाई उष्मा का क्या कर रही है, अवशोषण कर रही है। तो उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया के लिए, उष्माशोषी अभिक्रिया के लिए क्या लगा देते हैं, माइनस का चिन्ह यानी कि नेगेटिव। ये VE का मतलब हो गया नेगेटिव, ये माइनस का चिन्ह, नेगेटिव चिन्ह लगाकर तथा उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए, उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए, उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए क्या लगा देते हैं अपन, पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस का, पॉजिटिव यानी कि प्लस का चिन्ह लगाकर उष्मा की मात्रा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उष्मा की मात्रा लिखते हैं। जैसे अभी देखना आपको एग्जाम्पल के द्वारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास में, ये है हमारे पास में SO2 गैस है, ठीक है। SO2 गैस ऑक्सीजन गैस के साथ में क्या कर रही है, अभिक्रिया कर रही है और क्या बना रही है, SO3 गैस बना रही है। क्या बना रही है, SO3 गैस। अब अगर यहाँ पे मैं प्लस का चिन्ह लगाऊं और ये लिख दूं 694.6 किलो जूल, केजी का मतलब हो गया किलो जूल, क्या लगा दिया मैंने, केजी का मतलब हो गया किलो जूल। अब यहाँ पर मैंने प्लस का चिन्ह लगाया है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। मतलब इस अभिक्रिया से इतनी ऊर्जा निकल रही है, कितनी, 694 किलो जूल की उष्मा निकल रही है। उष्मा एक प्रकार की क्या है दोस्तों, ऊर्जा ही होती है। तो यहाँ से इतने किलो जूल की जो है क्या निकल रही है, उष्मा बाहर निकल जाती है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी कहेंगे, सॉरी हाँ उष्माक्षेपी ही कहेंगे क्योंकि उष्मा बाहर निकल रही है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजन गैस है और यह है हमारे पास में आयोडीन, ये भी गैस अवस्था में। जब ये आपस में अभिक्रिया करती है तो क्या बना देता है, 2HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड। ये भी गैस है, लेकिन यहाँ से जो है वो 53.6 किलो जूल ऊर्जा इसको दी जाती है अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए। ये माइनस का मतलब है कि इसको अपन दे रहे हैं, ये बाहर नहीं निकल रही बल्कि अपन इसको दे रहे हैं। तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी, उष्माशोषी अभिक्रिया होगी। यानी कि यहाँ पर उष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है वो उष्माशोषी, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए तो पॉजिटिव और उष्माशोषी के लिए अपन क्या लगा देते हैं, नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। क्लियर बात। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या होगा हमारा। अब अपन ने वहाँ पर बात करी थी कि अभिक्रिया किस तापमान पर हो रही है और कितना दाब जो है उसको चाहिए, तो उसकी भी जानकारी हम रासायनिक समीकरण से नहीं मिलती है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखिए उसकी मात्रा को अपन लिख देते हैं। जैसे ताप व दाब, ताप और दाब, अरे यार ये इसको सही कर लेना रे यार भैया, कहीं आएगा यहाँ पे, प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए तीर के निशान पर, तीर के निशान पर उनकी मात्रा
लिखी जाती है, लिखी जाती है। जैसे देखना अभी, जैसे ये है हमारे पास में नाइट्रोजन गैस, और ये हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजन गैस, और ये आपस में अभिक्रिया कर लेती है, और ये एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। यहाँ से बन गया हमारे पास में 2NH3 यानी कि अमोनिया गैस बन जाती है, अमोनिया गैस बन जाती है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे इसका तापमान 273 केल्विन, तापमान को अपन केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, ठीक है। और जो दाब होगा वो दाब हो जाएगा 200 ATM, ठीक है। दाब का मात्रा क्या होता है, ATM होता है। तो इस तरीके से अपन इसको भी लिख सकते हैं कि भाई ताप और दाब को कहाँ पर लिखा जाता है, तीर के निशान के ऊपर और नीचे अपन इनको लिख सकते हैं। क्लियर बात। और अगर मान लीजिए कोई उत्प्रेरक भी काम में लिया जा रहा है, क्या, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कौन होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं दोस्तों जो अभिक्रिया को जल्दी करवा देते हैं या जो जल्दी हो रही है उसको कम कर देते हैं। तो एक लास्ट पॉइंट अपना और बच रहा है, उसको भी अपन लिख लेते हैं, उसको अपन लिख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो अगला 5वां और अंतिम बिंदु, उत्प्रेरक या अन्य जानकारी, उत्प्रेरक या अन्य जानकारी जो है वो तीर के निशान के ऊपर नीचे लिखी जाती है, लिखी जाती है। जैसे अपन ने अभी ताप और दाब लिखा था ना, ठीक वैसे ही इसको लिखा जाता है। एक जो अभिक्रिया होती है ना दोस्तों, एक होती है वनस्पति तेल, वनस्पति तेल। वनस्पति तेल का जब हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है ना तो बन जाता है क्या, वनस्पति घी। क्या बनता है, वनस्पति घी। और यहाँ पर इसको संपन्न कराने के लिए निकल उत्प्रेरक का यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि सामान्य रूप से ये अभिक्रिया जो है वो संपन्न नहीं होती है। उत्प्रेरक दोस्तों ऐसे पदार्थ होते हैं जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है ना तो उसको बढ़ा कर देते हैं, मतलब जल्दी करवा देते हैं, या कोई अभिक्रिया जल्दी हो रही है तो उसको उसकी गति को कम कर देते हैं और वापस से हमें ये जैसे कि जैसे मिल जाते हैं। मतलब जितना अपन डालेंगे ना उत्प्रेरक, भाई अपन को ये वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना है और मान लीजिए 1 किलोग्राम अपन को निकल डालना है, तो वापस से जब वनस्पति घी मिल जाएगा ना तो ये निकल उत्प्रेरक जैसा का जैसा ही अपन को मिल जाएगा। तो ये होते हैं उत्प्रेरक। बाकी आप उत्प्रेरकों विषय में कक्षा 12 में और 11 में आराम से डिस्कस से पढ़ना, ठीक है। फिलहाल मैंने बता दिया कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं या उसको परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अपन बहुत ही शानदार और जानदार, या यूं कह सकते हैं कि इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद, बाय बाय।